नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके साथ ही सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव और वक्फ संशोधन विधेयक की दिशा में भी कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में सरकार की महिला सशक्तिकरण, डिजिटल क्रांति, रेलवे विकास और साइबर सुरक्षा, आयुष्मान भारत जैसी विकास और जन कल्याणकारी नीतियों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में कुंभ हादसे पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति का अभिभाषण में सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्या संदेश है, क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही बात दिनेश शर्मा जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का है, संसद के बजट सत्र का है और राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल माना जाता है सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का एक तरह से वो आईना होता है, एक दस्तावेज होता है। आप कैसे देखते हैं संदेश को? देखिए, एक ऐतिहासिक क्षण था और जिस तरीके से देश के एक आदिवासी क्षेत्र से आने वाली, जिनको कहना चाहिए कि सबसे कमज़ोर क्षेत्र भी और वर्ग भी, भारत की प्रथम महिला के द्वारा जी ये प्रस्तुतिकरण अपने आप में एक इतिहास की संरचना के समान था। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंतव्य है, उनका जो सपना है विकसित भारत का 2047 तक, उसमें उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये जो तीन मजबूत स्तंभ जो बनाए गए हैं सरकार की प्राथमिकताओं के आधार पर उसके सर्वांगीण विकास के लिए, उसको न केवल प्रस्तुत किया बल्कि एक अधिकृत दस्तावेज के रूप में भारत की वर्तमान सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का जहां विवरण था, वहां एक तीव्र गति से चलने वाली जो विकास यात्रा थी उसके प्रत्येक पथ को उन्होंने एक सरल शब्दों में परिभाषित किया। जी, आज चहुमुखी विकास की तरफ भारत बढ़ रहा है। 5वें से तीसरी स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंचेगी, ये उन्होंने संभावना न केवल व्यक्त करी बल्कि इसके प्रति उन्होंने तमाम तथ्यों का बिल्कुल दिनेश जी, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रपति जी ने अपने विचार रखे हैं। जाहिर तौर पर उनका व्यापक संदेश है, व्यापक मायने हैं। अपनी सेवा का भाव, देशवासियों के प्रति सेवा का कर्तव्य हमारी सरकार का उद्देश्य है, राष्ट्रपति जी ने कहा। आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, देखिए, जो सरकार की कार्यप्रणाली रही है, छोटी छोटी चीज़ों को भी सरकार ने टच किया है। अभी तक जैसे एक मामूली तौर पे था कि हमारा नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तार हुआ, नीट परीक्षा में पारदर्शिता आए, रोजगार इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ जाएं युवाओं के लिए, निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर बढ़ें, तमाम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम जो अपनी उत्पादन की प्राविधि है उसका सरलीकरण करें, नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से हम महिला का सशक्तिकरण करें और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हम उनको अधिकार दें और जो 50% का जो हमारी आबादी थी जो अभी अधिकारों से वंचित थी उसको हम अधिकार दे सकें। एक कहना चाहिए कि हर मोड़ पर एक नया संदर्भ, केवल देश को सशक्तिकरण बनाने की तरफ जो चलने की भावना है, वो पुराने अपने जो गौरवशाली इतिहास था उसके संरक्षण के प्रति भी जागरूक सरकार दिखाई पड़ती है। आज उद्बोधन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जो व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि अब भारत मेक इन इंडिया से आगे बढ़ चुका है और मेक फॉर द वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है कि अब हम निर्यात संवर्धन नीति की तरफ बढ़ रहे हैं और हम अब आयात का जो हमारे समय जो था वो कम और निर्यात ज़्यादा बढ़ के, यानी हमारा ट्रेड बैलेंस फेवर में है, उसकी तरफ हम काफ़ी तेज से बढ़े हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि आज भारत युद्धपोत भी बना रहा है, पनडुब्बी भी बना रहा है, आज अंतरिक्ष में भी हम विजय को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सारा जो वर्णन है एक अधिकृत दस्तावेज के रूप में जो राष्ट्रपति महोदया का जो उद्बोधन था, उन्होंने पांडुलिपियों के संरक्षण से लेकर उनके डिजिटलाइजेशन से लेकर और नई शिक्षा नीति तक
महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर किसानों की आमदनी को दुगना करने की प्रवृत्ति की तरफ, और जो हमारी इकोनॉमी है उसको बढ़ाने से लेकर, और जो हमारी जो घाटी की वित्तीय योजना है उसको नियंत्रित करने तक। इसीलिए उन्होंने कहा कि देशवासियों के प्रति सेवा ही कर्तव्य सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए सरकार अपने 3 जो आधार स्तंभ हैं उसके रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर रही है। दिनेश जी, क्योंकि अगर बात मध्यम वर्ग की करूं तो एक अपने घर का सपना, हर सिर पे छत हो, एक भाव रहता है, एक सपना रहता है हर मध्यम वर्ग के, हर व्यक्ति का वैसे रहता है, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी सरकार कहती भी है कि हमने हर व्यक्ति का अपना घर हो, इसके लिए कदम उठाए। मैं समझता हूं कि जो पूज्य दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, उनका जो मर्म था, कहते थे भूल गए रास रंग भूल गए चकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। तो नून तेल लकड़ी तक सीमित न रहे, व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है, बेटी की शादी नहीं हुई, सरकार खर्चा उठा रही है। पता चला रहने के लिए मकान नहीं है, सरकार मकान दे रही है। पता चला बीमार पड़े तो इलाज कहाँ से कराएंगे, आयुष्मान मंदिर की स्थापना हुई है पूरे देश में, और आयुष्मान भारत से 5 लाख से ऊपर की सहायता दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। पता चला कि टीबी की मर्ज हो गया, अस्थमा हो गया, लकड़ी जला के हम चूल्हा कर रहे हैं, गैस का चूल्हा दे दिया। पहले बिजली आती थी तो समाचार बनता था, आज बिजली जाती है तो समाचार होता है। यानी गांव-गांव बिजली देने का, सड़क को, गांव की सड़क को शहर की मुख्य सड़क से जोड़ने का, नदियों को आपस में मिलाकर जोड़ने के का जो उपक्रम है, यानी हम पानी की व्यवस्था को भी दुरुस्त करें, और हर घर नल योजना एक वरदान बन के रही। कम से कम मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, उत्तर प्रदेश में तो जो बुंदेलखंड में गाने होते थे, कई कोस तक लोग सर पे मटका रख के जाते थे, और कब सुबह निकलते थे शाम को मटका भर के पानी आता था। आज हर घर में जब वो टोटी खोलकर पानी लोग लेने लगे हैं, तो लगता है कि सरकार जनता के दरवाजे पहुंची है। इसने रिफॉर्म भी किया और परफॉर्म भी किया है, सुधार भी किया है, और सुधार के साथ साथ प्रस्तुतिकरण भी उसने आम जनता के उसमें किया है, क्योंकि ये परिलक्षित होता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। और अगर आप देखो तो गरीबी की रेखा से 25 करोड़ से ऊपर लोग ऊपर उठे हैं। यानी भारत बदल रहा है तेजी के साथ में, हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं। बहुत सी चीज़ों पर हम विदेशों के ऊपर, एक समय वो भी था जब हम लोग लाल रंग का सड़ा गेहूं आता था अमेरिका से, जो जानवर नहीं खाते थे। आज हम 10 किलो का राशन, मतलब अगर कुछ प्रदेश सरकार दे रही है तो केंद्र सरकार का बड़ा हिस्सा उसमें है। हम लोग मुफ्त लोगों की जो आवश्यकता है उनकी संपूर्ति कर रहे हैं। यानी व्यक्ति अपनी जरूरतमंद चीजों से मुक्त होकर वो देश की प्रगति में अपना सर्वांगीण जो योगदान है दे सके, ये मोदी कल्पना है। और इस कल्पना को साकार होते हुए हम लोगों ने 10 सालों में देखा है। और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है कि 30 वर्ष में 3 गुना काम करेंगे प्रधानमंत्री जी ने, तो 3 गुना काम परिलक्षित होने लगा है जी। और आज जो उद्बोधन था उसमें इस प्रकार की बातों की झलक साफ दिखाई पड़ रही है। डॉक्टर दिनेश जी, अगर मैं समझने की कोशिश करूं अंत्योदय को, अंत्योदय पार्टी का भी एक विचार रहा है, और सरकार ने उस विचार को अपने एजेंडे में, अपनी योजनाओं में पहले दिन से प्राथमिकता में रखा है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे और क्या परिवर्तन हुआ है? नहीं, निश्चित रूप में देखिए, महात्मा गांधी जी बोलते थे कि हमें बहुत बड़ा उत्पादन नहीं चाहिए, बहुत लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन चाहिए। उनका सीधा सा तात्पर्य था कि हम आत्मनिर्भर बने और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्राप्त करने में सफल हों। वर्तमान सरकार ने, आपने देखो, आज देखेंगे कि सरकार ने 5 लाख से मुद्रा लोन बढ़ा के 10 लाख कर दिया। तमाम प्रकार की योजना में आप देखो, किसान सम्मान निधि है तो दूसरी तरफ वृद्धावस्था पेंशन भी है, तमाम प्रकार के फसल बीमा हैं। तो एक निश्चिंतता का भाव पैदा करने की तरफ सरकार ने पूरा ध्यान दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में, जिसमें व्यक्ति स्वस्थ मन से, स्वस्थ शरीर से काम कर सके, इसके लिए बहुत बड़े काम किए हैं। टीबी के उन्मूलन की तरफ हम लगभग बढ़ चुके हैं जी। और कैंसर की जो दवाइयां आती थी उसमें हमने हमारी सरकार ने जो है वो आयात शुल्क या जिस प्रकार के कस्टम ड्यूटी होती थी उसका सरलीकरण किया है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो सस्ती जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाओं को देने का काम किया है। और अगर देखें तो स्वास्थ्य में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चिकित्सक हों,
जैसे कोविड के समय आपने देखा होगा कि इतने बड़े देश में कौन टीका लगाएगा, कौन वैक्सीन लगाएगा, लेकिन सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था की संरचना की गई। किया 75,000 सीटें मेडिकल में बढ़ाई जा रही हैं जी। हर जगह पर मेडिकल कॉलेज, कई 100 मेडिकल कॉलेज में, यूपी में तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के कॉन्सेप्ट पे हम लगभग अंतिम चरण पे आगे पहुंच चुके हैं। तो ये सरकार एक ऐसी सरकार है कि जो मध्यम वर्ग को चिंता मुक्त करने की उसकी प्राथमिकता है, गरीबी उन्मूलन उसका उद्देश्य है, और इस सब में वो सफल इसलिए हो रही है कि आप देखो शिशु मृत्यु दर थी वो कम हुई है, वृद्धावस्था की जो आप मातृ मृत्यु दर है वो देखिए आप कम हुई है। एक बहुत बड़ी जो था दिमागी बुखार का, उसके 6% उसमें कमी हुई है जी। तो अब ये कह सकते हैं कि हम स्वास्थ्य की तरफ, हम आवास की तरफ, हम आमदनी की तरफ, हम छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे उनके डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, आपने जो अंत्योदय के साथ स्वास्थ्य को जोड़ा है, विस्तार से आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, किस तरह से जो सरकार है उसने स्वास्थ्य को की दृष्टि से आम आदमी को राहत मिले, गरीब को राहत मिले, इसके लिए तमाम योजनाएं शुरू की हैं। राष्ट्रपति जी ने भी इसका उल्लेख किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस प्रकार से क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाए। अंत्योदय की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसी के साथ दलित, वंचित और आदिवासी समाज जो है, मैं आप दोनों से इस पे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कई बार उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका किया है कि हमारी सरकार दलित, वंचितों और आदिवासी समाज के लिए, उनके लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है ताकि उनका सामाजिक आर्थिक जो मजबूतीकरण है, आर्थिक दृष्टि से वो मजबूत हो कर। आप इसको कैसे देखते हैं डॉक्टर दिनेश जी, इस पहलू को? नहीं देखिए, शुरू से इस चीज़ को मजबूत करने का, जब मैं वाणिज्य का प्रोफेसर हूँ जी, और मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि प्रथम भाषण में जो 15 अगस्त का था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब जनधन योजना की कहा कि कोई बगैर पैसे के वो अकाउंट खोल सकता है, तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया था कि इसके होगा क्या। लेकिन आज उनके माध्यम से कई करोड़ खाते खुले हैं, और पारदर्शिता जिसको बोलते हैं कि उनके खातों में, अगर हमको किसान सम्मान निधि है, बस एक बटन दबता है उनके खाते में पहुंच जाता है। बचत की आदत इतनी डाली है कि आज उनके प्रति अकाउंट में कई हजार जो औसत रुपए आया है, कई हजार रुपए उनकी बचत के रूप में उसमें दिखाई पड़ता है। यानी एक चीज को जोड़ते हैं, एक योजना उसको दूसरे से लिंक कर देते हैं। जनधन खाता खोला बचत के लिए भी बगैर पैसे के, और उसको जोड़ दिया कि जो सरकार की योजनाएं होंगी, तो पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे कि 15 पैसे पहुंचता है, 100 रुपए देते हैं, अब नहीं, अब 100 रुपए देते तो 100 रुपए पहुंचता है। इसकी व्यवस्था को उससे लिंक कर दिया। अब व्यक्ति के पास सब कुछ हो गया, अब रोजगार कहां से करेगा? आवास दे दिया, अब रोजगार के लिए उसको तमाम प्रकार के मुद्रा लोन से लेकर और तमाम प्रकार के ऋणों की उसके सुविधा को उपलब्ध करा दिया। पैसे का है तो पढ़ाई के लिए तमाम छात्रवृत्तियों का आयोजन किया गया, और उसके डेवलपमेंट के लिए सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ नए नए जो व्यावसायिक कोर्सेज थे उनको साथ में शुरू किया गया। कौशल विकास के माध्यम से अब व्यक्ति को मछली खाने वाला नहीं, मछली पकड़कर बेचने वाला बनाने की तरफ हम आगे बढ़े हैं कि हम उसको करते करते सीख देंगे कि वो अपने आप आत्मनिर्भर कैसे हो जाए। मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें यही एक फाइंडिंग था कि जब तक स्वतः से काम करने वाले रहेंगे, मालिक रहेंगे, तब तक हम इन पे अधिकार नहीं कर सकते। जिस दिन ये पराधीन हो जाएंगे, यानी छोटे छोटे उद्योग की जगह पर उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी इसलिए बनाई कि लोग 6 महीने खेती करते तो 6 महीने अपने घरों पर रहते थे, तो वो बेरोजगार हो जाए। आज मोदी जी ने गांव में अवसर पैदा किए हैं। गांव में रहते रहते अब डिजिटलाइजेशन, अब मूंगफली बेचने वाला भी पैसे का लेन देन अपने मोबाइल से कर सकता है। निश्चित रूप में देखिए, जो आधुनिकीकरण से निचले इकाई को जोड़ा है, ये बात सही है, लेकिन साथ साथ जो एक सबसे बड़ी बात थी कि लोग वोट लेते थे लेकिन इनकी उन्नति के लिए काम नहीं करते थे। आज उन्नति के लिए भी काम हुआ और इनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करी। आज आप अगर देखेंगे, चाहे सरकार का चाहे निचले स्तर के गठन में, पूरा जो सहभागिता है वो हमारे दलित वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, इनकी सबकी है, उनको दिखता है। और मैं समझता हूँ कि जब से ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं, अगर हैं तो कोई इनकी पोशाक है, कोई इनका नृत्य है, अब टूरिज्म के माध्यम से उसी को प्रोजेक्ट किया गया।
यानी जो जिस कला में महारत है, कोई कुछ कहीं के कोई कालीन बनाता है, कहीं कोई चादर बनाता है, छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से उसको प्रमोट किया गया। तो हर चीज़ को कि यानी उनकी एक जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी एक आवश्यकताओं की संपूर्ति भी हो और वो आर्थिक रूप में भी सुदृढ़ हों, उनकी मान्यताओं का क्षरण न हो और साथ में वो देश की मुख्य धारा से जुड़ भी जाए। आप देखेंगे कि जो नक्सलवाद था जिसको कहते वामपंथी, उसका वो आज अपने अंतिम पड़ाव पर एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भी वो काम किया गया, जिससे जो गरीब था, जो दबा कुचला व्यक्ति था, जो एक अत्याचार से ग्रसित था, वो भी अब मुक्त होकर अपने मुख्य धारा में काम करने के लिए स्वतंत्र हुआ है जी। तो कानून व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था और रक्षा संबंधी व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर जी बिल्कुल चौमुखी विकास। जी बिल्कुल। दिनेश जी, युवाओं का जब मुद्दा आता है तो मैं ये नहीं कहूँगा सवाल नहीं उठते हैं। युवाओं के भविष्य को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं की शिक्षा को लेकर, चाहे बात मैं उच्च शिक्षा की करूं या आपकी सरकार की नई शिक्षा नीति की मैं करूं, इसको लेकर भी तमाम मुद्दे उठते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? देखिए, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है सरकार का कि शिक्षा को उन्होंने पढ़ते पढ़ते इसको रोजगार परक बनाया है, व्यावसायिक दृष्टिकोण रखा है और पढ़ते पढ़ते जो कौशल विकास की योजनाएं उससे एक विज्ञ हो जाए विद्यार्थी, उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। आज अगर आप देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। अगर आप दूसरी तरफ देखो तो 10,000 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञान धारा योजना के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक तरीके से इनोवेशन को बढ़ावा दिया गया है। हर तरफ सरकार व्यक्ति को शिक्षा भी दे रही है, कौशल भी दे रहा है, कार्य करने की एक प्रवृत्ति का जागरण भी कर रहा है और साथ साथ वो दूसरे देशों की अच्छी टेक्निक को भी हिंदुस्तान में ला रहा है। और इन सब के पीछे जो सफलता है, आज हमारा निवेश बढ़ा है और निवेश बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है। चारों तरफ आज आपको एक्सप्रेसवे बनते दिखेंगे, 4 लेन सड़कें बनते दिखेंगे, आधुनिक रेलें दिखे, वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाई पड़ेंगे तो कहीं तेजस विमान दिखाई पड़ेगा, कहीं यानी हम अब स्वयं से उत्पादन कर रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी उत्पादन कर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हम नई तकनीकों का समावेश जो कर रहे हैं, उससे हमारी प्रतिभा का जो पलायन था, दूसरे देशों में हम शिक्षा पढ़ने जाते थे, अब दूसरे देश के लोग हमारे वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। खासतौर से जो कंप्यूटर के क्षेत्र में है, डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में है। आज भारत ने एशिया में पहला डाटा सेंटर हमने लगाया। आज जितनी मोबाइल कंपनी है, हम उत्पादन जो है अपना 70% से ऊपर उत्पादन मोबाइल का भारत स्वयं कर रहा है जी। आज दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भारत बन के सामने आ रहा है। यानी हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं, आधुनिक तकनीकों का समावेश भी कर रहे हैं, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अडॉप्ट कर रहे हैं। भारत अब दूसरों से अगर कुछ लेता भी है तो टेक्नोलॉजी भी साथ में लेता है। अगर बुलेट ट्रेन हम अपने वहाँ लगाएंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी भी अपने साथ में ला रहे हैं। आज मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये सब ऐसे आयाम हैं जो एक कड़ी दूसरे कड़ी से मिलती हुई, ये उसका एक ही उद्देश्य है कि रोजगार परक जो हमारे नीतियां हैं वो आगे बढ़ें, युवा आगे बढ़ के नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए और जो भारत है उसमें नारी शक्ति का समावेश बराबर से हो। महिला सशक्तिकरण पर मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करूंगा टेक्नोलॉजी की, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया और सरकार की जो प्राथमिकता है वो टेक्नोलॉजी के जरिए किस तरह से सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है, उसका उल्लेख राष्ट्रपति जी ने अपने संबोधन में किया। अगर मैं आपसे समझना चाहूं महिला सशक्तिकरण का मुद्दा, क्योंकि इस मुद्दे पर भी खास बात राष्ट्रपति जी ने की है। आज महिलाएं विमान उड़ा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आपकी सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो कदम बढ़ाए हैं, जो पहल की हैं, वो क्या रही? देखिए, इसका जो मैं तो योजना और पहल तो सब प्रचारित हुई है, इसका रिजल्ट अगर मैं बात करूं जी तो हरियाणा का एक उदाहरण ले लीजिए आप। स्त्री पुरुष का जो अनुपात था जन्म का, वो बिल्कुल विपरीत था। महिलाओं के जन्म कम होता था, या यूँ कहें कि कुछ विभिन्न प्रकार की घटनाओं के कारण उनका जन्म होने नहीं पाता था, या होता था तो वो अस्तित्व में नहीं रहती। इस प्रकार की चर्चाएं होती थी। लेकिन आज आप देखिए तो जो लिंग अनुपात है लगभग बराबर का हुआ है।
यानी इसके मतलब है कि लोगों को अब अपनी बच्चियों पर विश्वास बढ़ा है मोदी सरकार आने के बाद में, कि हमारी बच्चियों का होना अब ये बच्चों से, लड़कों से कोई कम नहीं है। ये जो भावना जागृत हुई है वो इसका कारण सबसे बड़ा रहा है कि जो महिला सशक्तिकरण की योजनाएं आई हैं, आज महिलाओं की पढ़ाई के क्षेत्र में हमने सुविधा दी है, आज उनको नौकरियों के संबंध में सुविधा मिली है। अगर आज राजनीतिक भागीदारी कहें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम ने उनको एक वरदान के रूप में वो सामने आया है। ग्रामीण योजनाओं में भी उनको, गांव की महिला को भी जोड़ने का काम तरह तरह की योजनाओं के माध्यम से किया, जो केवल नारी के माध्यम से होगा। आज मकान दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास, तो महिला के नाम पर दे रहे हैं, उसका पट्टा रहे, जिसे महिला घर की मुखिया बनके घर का नेतृत्व कर सके। आज गैस सिलेंडर आ रहा है तो उनके नाम पर आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को करके एक एक चीज़ को इतना माइनॉरिटली ऑब्जर्व किया है जो केंद्र की योजनाएं थी, जिसमें हर सीमा पर महिलाओं का, खासतौर से बच्चियों के उन्नयन की भावना को जागृत करने का रहा है। मुझे वो समय भी याद आता है गांव में कि मैं पिक्चर बचपन में देखते थे कि राजेश खन्ना साइकिल लेकर जा रहे हैं, डाकिया हैं, और वहाँ पर होता था कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, गांव इकट्ठा हो जाता था। आज तो दादी माँ को लोरी सुनानी होती, पोते को, शहर में बैठा हुआ पोते को, तो वीडियो कॉल करके वो सुना लेती है। जी, ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। टेक्नोलॉजी ने काफी परिवर्तन। एक छोटा सा कमेंट आपका विकसित भारत पर। निश्चित रूप में जो उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है और विदेशों में जो अपनी पहचान बनाई है, आज वो वर्ल्ड लीडर के रूप में एस्टैब्लिश हुए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने देखा कोरोना के समय भी वैक्सीन न केवल बनाई, हम पहले याची हुआ करते थे, आज हम दाता की मुद्रा में हैं। तो ये एक विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ हमारा एक कदम है कि आज हम दुनिया के नेतृत्व करने की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है तो दुनिया ये देखती है कि भारत हस्तक्षेप करेगा। आज इजराइल के युद्ध में लोग ये आशा करते हैं कि भारत हस्तक्षेप करेगा। जी बिल्कुल दिनेश जी, बात विकसित भारत की है। लक्ष्य 2047 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने संबोधन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की जो बात कही है, जो स्तंभ बताए हैं देश के निर्माण के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को, सभी देशवासियों को मिलकर इस दिशा में काम करना होगा। आप दोनों ने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।